जियांग वुजियांग ने हमारे लड़के को देखना शुरू किया, अपनी उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराते हुए उसके साथ जाने का फैसला किया। अगर चू जियांग खतरे में था, तो जियांगन टीम का कर्तव्य था कि वह उसकी मदद करे। यंग जान की आंखें खुशी से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने बताया कि वह भी जियांग की मदद करने जा रहा है। जियाई जुवान्यू का ध्यान जियांग पर था और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि अगर उनमें से किसी को भी कोई समस्या है, तो मदद करना सभी का कर्तव्य है। ये सुनकर जियांग उनकी ओर मुड़ा और चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उसकी मदद करने को तैयार हैं। जू वेंजी चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा। जियांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने उन सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। गंभीर नज़र से जू वेंजी ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक शक्तिशाली राक्षस का होलोग्राम दिखाई दिया। उसने बताया कि शहर पर जानवरों की बाढ़ का हमला हो रहा था और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बचने की संभावना बहुत कम थी। उनके जैसे युवा प्रतिभाशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए। उसने बताया कि उनका भविष्य अभी भी उज्जवल है और पूछा कि क्या वे वाकई जाने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि वे मरने वाले हैं। बकाइन बालों वाली महिला की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, ये जानते हुए कि यह लड़ाई उसके लिए सबसे उपयुक्त नहीं थी। उसके बगल में हुआ युनफेई थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह मुश्किल से निगलने से बच नहीं पाया और घबरा गया। धीरे धीरे कई प्रतिभाशाली लोगों को डर लगने लगा, ये जानते हुए कि कमज़ोर होने से दूसरों की गति धीमी हो जाएगी। यंग जान और अन्य लोगों के लिए राजधानी में उनके जैसे साथी होना शर्म की बात थी। गुस्से से भरी निगाहों से उसने उन लोगों को आदेश दिया जो कायर और कमज़ोर थे, क्योंकि अन्यथा वे सभी पर बोझ बन जाएंगे। हुआ युनफेई सहित कई प्रतिभाशाली लोगों ने जियांग और अन्य लोगों से मुंह मोड़ लिया और चले गए। ये देखकर जू वेंजी ने पूछा कि क्या जियांग वास्तव में चू जियांग को बचाने जाना चाहता था। हमारे लड़के की आंखें दृढ़ संकल्प से चौड़ी हो गईं, और एक आश्वस्त नज़र से उसने उल्लेख किया कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, वह अपने शहर को बचाने जा रहा है। यंग जान ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया और एक गंभीर भाव के साथ समझाया कि यदि उसके पूर्वज मानव सम्राट के वंशज यहाँ होते, तो वे निस्संदेह जियांग चेन की प्रशंसा करते। जियांग हुआशुंग ने अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और ध्यान करना शुरू किया, अपने दादा को समझाते हुए कि वह एक अजेय हृदय प्राप्त करने में कामयाब रहा है और इस क्षण से वह अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा है। जियाई क्यून्यू की आंखें क्रोध से फैल गईं। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और उग्र भाव से पूछा कि उसके शहर से कोई मदद क्यों नहीं कर सकता। अन्य लोगों ने भी दृढ़ निश्चय के साथ खुद को भर लिया, क्योंकि वे यह नहीं कह सकते थे कि वे मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वे एक ही शहर में रहते थे। जू वेंजी की नज़र उन पर टिकी हुई थी। उसने अपने हाथ बगल की ओर बढ़ाए और बहादुर होने के लिए उनकी प्रशंसा की। उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे महान जिया की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली थे। उसने प्रतिभाशाली रैंकिंग के केवल शीर्ष 10 को चू जियांग को जाने देने का फैसला किया। उसने खुलासा किया कि अन्य प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ये सुनकर प्रतिभाशाली लोगों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और घबरा गए। जू वेंजी ने समझाया कि प्रतियोगिता का अगला चरण रद्द कर दिया गया था और इसके बजाय योग्यता की लड़ाई होगी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। जियांग की कलाई और अन्य लोगों की कलाई पर एक कंगन दिखाई दिया। हमारे लड़के का ध्यान कंगन पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई। इस बीच दूसरी तरफ जियांग हुआशुंग चुपचाप कंगन को देखने लगा। कंगन योग्यता दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था और अंतिम रैंकिंग युद्ध के दौरान प्राप्त योग्यता के आधार पर होगी। जू वेंजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी थोड़ी को छूना शुरू कर दिया और उन्हें आखिरी बार चेतावनी देने का फैसला किया। महान जिया हारना और इंतजार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अगर वे मर गए तो वे केवल ये साबित करेंगे कि वे इसके लायक नहीं थे। उसने उनसे भ्रम न रखने के लिए कहा, क्योंकि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो वे केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं।
जू वेंजी ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। एक पोर्टल दिखाई दिया। जियांग और अन्य उसके अंदर प्रवेश करने लगे। जियांग हुआशुंग अपने दादा की ओर मुड़ा और एक भ्रमित भाव के साथ बूढ़े व्यक्ति से इतनी बातें करना बंद करने के लिए कहा। यंग झांग, जो द्वार की ओर जा रहा था, ने उनके बारे में चिंता करने के लिए शू विंजी को धन्यवाद दिया, लेकिन स्वीकार किया कि उसकी पुरानी अनुनय चाल काम नहीं करने वाली थी। उसे उनके बारे में चिंता न करने के लिए कहते हुए, क्योंकि वे इतनी आसानी से मरने वाले नहीं थे। शू वेंजी ने उन्हें चुपचाप देखना शुरू कर दिया, जब तक कि वह अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू नहीं कर दिया और उसकी निगाहें आसमान पर टिक गईं। वह ये देखकर क्रोधित हुआ कि उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि वह बूढ़ा है। एक मुस्कान के साथ उसने उन्हें अगली बार गुफा की गहराई में ले जाने का फैसला किया, ताकि वे उसकी भव्य हत्यारे आकृति को देख सकें, ये जानते हुए कि तब वे उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करेंगे। उसके लिए वे योग्य थे। प्रशंसा की और उसे उम्मीद थी कि वे बच जाएंगे। बकाइन बालों वाली एक महिला घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और रोने लगी, माफी मांगने लगी। हुआ यूनफेई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, इतना डरपोक होने के लिए माफी मांगने लगा। एक आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उनसे कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, रोना बंद कर दें, उन्हें मजबूत बनने के मौकों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर जियांग और दूसरे मर गए, तो वे रैंकिंग में प्रवेश करने के अवसर का फायदा उठा सकते थे। जियांगन के पूर्वी समुद्र की रक्षा रेखा पर भयंकर समुद्री जानवरों का एक झुंड तट की ओर बढ़ने लगा, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। रक्षा रेखा पर तोपें सक्रिय हो गईं और जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। दीवार पर गु कैशन और डुआन फेंग थे। गु कैशन का ध्यान जानवरों पर केंद्रित था। उसे एहसास हुआ कि जानवरों की यह लहर अंतहीन लग रही थी और कुछ ठीक नहीं था। उसने बताया कि इस बार जानवरों की लहर बहुत अजीब थी, क्योंकि पैमाने के मामले में यह निस्संदेह इतिहास में सबसे बड़ी में से एक थी। लेकिन लड़ाई बिल्कुल भी तीव्र नहीं थी। डुआन फैंग, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, जानवरों को देखने लगा और पूछा कि क्या ये ध्यान भटकाने वाली बात है। गु कैशन ने समझाया कि समुद्री जानवरों द्वारा किया गया हमला केवल कुलीन बलों का ध्यान आकर्षित करने के लिए था। डुआन फैंग ने अपने घुटने को जमीन पर टिकाया और एक संदिग्ध भाव के साथ महसूस किया कि दुश्मन का लक्ष्य कोई और था। ये सुनकर गु कैशन गंभीर हो गया और उसने पूछा कि क्या लक्ष्य कुजियांग शहर था। डुआन फैंग खड़ा हुआ और एक ईमानदार नज़र से कहा कि उसे बहुत यकीन नहीं था, क्योंकि समुद्री जीवों के निषिद्ध क्षेत्र और गुफाओं में विद्रोह के अलावा ग्रेट जिया के 5 और शहर थे जिन पर जानवरों के ज्वार से हमला किया जा रहा था। सभी छोटे दूरदराज के शहर थे, जो मुख्य ठिकानों से बहुत दूर थे। गु कैशन का ध्यान उस पर टिका हुआ था। वह उत्सुक हो गया और चुपचाप सुनता रहा। डुआन फैंग ने खुलासा किया कि कुजियांग उन शहरों में से एक था जिस पर हमला किया जा रहा था, और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि दुश्मन का लक्ष्य ये शहर था या कोई और। जब तोपें जानवरों पर हमला कर रही थीं, तो डुआन फैंग ने खुलासा किया कि जुंजी ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि जियांगवान और अन्य लोग कैलुओ युद्ध क्षेत्र के मुख्य बेस से जियांगन युद्ध क्षेत्र में शहर यी में टेलीपोर्ट हो गए थे। यह सुनकर गु कैशन को ये समझने में देर नहीं लगी कि वे कुजियांग जाने की योजना बना रहे थे। वह घबराने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने जुजी से कहा था कि वह जियांग को क्यूजियांग में आए भयंकर ज्वार के बारे में न बताए। गु कैशन खड़ा हुआ और दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। वह गुस्से में था और उसने सोचा कि जुजी एक गद्दार कुत्ता है। उसने अपने शिष्य की खातिर लौटने का फैसला किया। अतीत में वह पहले ही एक को खो चुका था और दूसरे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। डुआन फैंग घबरा गया और उसके पीछे दौड़ने लगा। उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि जियांगवान, वेन झान, झाई जुन्यू, जियांग हुआशुंग के अलावा जियांगन टीम भी क्यूजियांग में थी। तभी पानी से एक शक्तिशाली समुद्री जानवर निकला। डुआन फैंग और गु कैशन का ध्यान उस पर गया। ये राक्षस 8वां समुद्री सम्राट था, और अब जब ये प्रकट हो गया था,
तो गु कैशन भाग नहीं सकता था, क्योंकि अगर रक्षा पंक्ति टूट गई तो जियांगन को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। जानवर ने हमला करने की तैयारी की। गु कैशन उछल पड़ा, अपनी तलवार निकाली और उसे मारने का फैसला किया। उसी समय कुजियांग शहर में योद्धाओं ने शहर के चारों ओर एक ढाल बनाए। राक्षसों की बाढ़ ने अवरोध पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छोटी छोटी दरारें बनाते हुए सैनिकों के कमांडर यिन हेंगिंग ने जानवरों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और दृढ़ निश्चय के साथ कुजियांग की रक्षा सेना की सभी बटालियनों को आदेश दिया कि वे उसके साथ आएं और अवरोध में दरारें बंद करने में मदद करें, ये स्पष्ट करते हुए कि अगर वह मर जाता है तो कप्तान उसकी जगह लेगा, और अगर कप्तान मर जाता है तो लेफ्टिनेंट उसकी जगह लेगा, और अगर लेफ्टिनेंट मर जाता है तो सार्जेंट उसकी जगह लेगा। हताहतों की संख्या मायने नहीं रखती थी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात पीछे के योद्धाओं के लिए समय खरीदना था। शहर के बाहर कई जानवरों ने जी गैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी तलवार खींची और बिना ज्यादा प्रयास के उन्हें खत्म कर दिया। जब आंटी टैंक की आंखें घृणा से चमक रही थीं, तो वह उछली और एक उड़ते हुए जानवर को जोरदार लात मारी, जिससे उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। चू बुएलिंग ने दिव्य कवच को सक्रिय किया, जिससे उसका शरीर अधिक मांसल हो गया। वह भी बिना अधिक प्रयास के उसने एक जानवर को पकड़ा और अपनी ताकत का उपयोग करके उसके हाथ को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। शियाओकी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने चू बुएलिंग पर पवित्र प्रकाश का बफ लगाया और उसे अपनी सुरक्षा कम न करने के लिए कहा, क्योंकि उसके पीछे एक भक्षक कौवा था। जानवर को मारने के बाद चू बुएलिंग ने पलटकर देखा कि कैसे भक्षक कौवा पूरी गति से उसके पास आ रहा था। वह सतर्क हो गया, क्योंकि एक राक्षसी तंबू उसके हाथ के चारों ओर लिपट रहा था। उसे पता था कि वह मुसीबत में है। डुआन फेंग, जो बुर्ज के ऊपर था, ने अपने धनुष से जानवर पर हमला किया, जिससे चू बुएलिंग की जान बच गई। ये देखकर वह उसका धन्यवाद करने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा कि वह ठीक समय पर आ गया था। जी गैंग, जो कुछ हद तक थका हुआ था, खड़ा हो गया और उसका ध्यान डुआन फेंग पर केंद्रित हो गया। उसने उल्लेख किया कि अगर नाइट वॉच के कमांडर होने के नाते डुआन फेंग भी युद्ध में मर गए तो नाइट वॉच विलुप्त हो जाएगी। डुआन फेंग ने उसे इतना निराशावादी होना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास अभी भी जियांग चेन था, और जब तक वह जीवित रहेगा नाइट वॉच कभी गायब नहीं होगी। डुआन फेंग, जो बुर्ज के शीर्ष पर था, ने 5 स्तर 5 ईगल और 2 स्तर 6 आकाशीय वानर देखे। वह ये देखकर घबरा गया कि राक्षस रक्षा कवच पर हमला करने के बजाय उनकी ओर आ रहे थे। वह जानता था कि एक महान युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी और वह अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही आदेश दे दिया था। अगर रक्षा कवच टूट गया तो वे जानवरों पर 8 परमाणु बम लॉन्च करेंगे। जी गैंग की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने अपनी तलवार आसमान में उठाई और नाइट वॉच के सदस्यों से कहा कि वे उस शपथ को न भूलें जिसने उन सभी को एकजुट किया है। गैंग और आंटी टैंग जानवरों की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे मौजूद जियो क्यू ने उन पर पवित्र प्रकाश का बफ लगाया। चू बुएलिंग भी जानवरों की ओर बढ़ने लगा और जी गैंग ने अपनी तलवार जोर से घुमाई। एक जानवर ने आंटी टैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह कूद गई और एक ही लात से उसका सिर काट दिया। चू बुएलिंग ने एक जानवर को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और जियो क्यू ने उसकी मदद करने के लिए उस पर बफ लगाया। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें डर और घबराहट से चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाने लगी और सभी को सावधान रहने के लिए कहने लगी। स्तर 6 का दिव्य महावना प्रकट हुआ और उसने भयंकर मुक्का मारा, लेकिन जी गैंग और अन्य लोगों ने समय रहते प्रतिक्रिया की और अपने हाथों से हमले को रोक दिया। धीरे धीरे आंटी टैंग की ताकत खत्म होने लगी। जी गैंग की निगाहें जानवर पर टिकी रहीं। ये देखकर कि उसका दबाव बहुत ज्यादा था, उसने महसूस किया कि हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसका सामना करना ही बेहतर था। वे कई घंटों से लड़ रहे थे और पहले से ही अपनी सीमा पर थे। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। वानर ने हमला किया, जिससे उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए।
अब जब वे कमजोर हो गए थे तो वानर उनके पास आया और एक गहरी नज़र से उन्हें अपने पैर से कुचलने के लिए तैयार हो गया। जी गैंग और टैंग जमीन पर घुटने टेक रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें डर से भर गईं। जी गैंग ने तलवार जमीन में घोंप दी और उसकी आंखें निराशा में चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरने जा रहा है। वह अभी तक जियान को प्रतिभाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचते नहीं देख पाया था। नहीं वह अपने गुरु के सामने ये दावा कर पाया था कि वह आखिरकार चौथे परिवर्तन तक पहुंच गया है और अपनी तलवार पर महारत हासिल कर ली है। राक्षस के हमला करने से ठीक पहले किसी ने उसका सिर काट दिया। जी गैंग और तांग की निगाहें उस पर टिकी थीं। दोनों सदमे में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये जियांग था। जैसे ही राक्षस का सिर जमीन पर गिरा, हमारे लड़के ने उस पर अपना हाथ रखा और जहरीली धुंध का उपयोग करके उसके सिर को खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि वह रात की निगरानी को बचाने के लिए वापस आया है। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे एक ढाल दिखाई दी। एक गंभीर निगाह से उसने जी गैंग और अन्य लोगों से कहा कि वे ढाल में घुसकर ठीक हो जाएं, जबकि वह बाकी लोगों का ख्याल रखे। जी गैंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे नहीं पता था कि यह एक भ्रम था या नहीं। जियांग को देखकर तांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और प्रसन्न भाव से उसने कहा कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि असली जियांग चेन है। जी गैंग घबरा गया। उसने समझाया कि यह एक जानवर की खाल है। ये जानते हुए कि जियांग मरने के लिए अकेला आया था, उसके अनुसार यह अंत था, क्योंकि अब रात की पहरेदारी का सफाया होने वाला था। जियांग उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए महसूस किया कि किसी को भी नहीं पता था कि उसने जियो झेंगुओं के खिलाफ लिटिल नाइन का इस्तेमाल कब किया था। धीरे धीरे जहरीली धुंध ने बंदर की लाश को निगलना शुरू कर दिया। हमारा लड़का लाश की ओर मुड़ा और जी गैंग और अन्य लोगों से उसे कम न आंकने के लिए कहा, उन्हें ध्यान देने की सलाह दी। सभी का ध्यान लाश पर था, यह महसूस करते हुए कि यह कैलामिटी 9 मियाज़मा पंखों की शक्ति थी। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।